प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 या कक्षा 10 संस्कृत विषय या संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही मैं आपको कोई संधि प्रकरण नहीं बताने आया हूँ, बल्कि जिस भी प्रारूप में आप संस्कृत भाषा के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत कोई भी परीक्षा देंगे तो उन परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा, एक संधि है जिसका नाम पर सवर्ण संधि है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो व्यंजन संधि के आधार पर आज हम लोग व्यंजन संधि की ही एक संधि, एक भाग है जिसका नाम क्या है, पर सवर्ण संधि। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब लिखा है पर सवर्ण संधि है। ये पर सवर्ण संधि होता क्या है, पर सवर्ण संधि किस प्रकार की होती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र का अर्थ क्या होता है, तथा पर सवर्ण संधि के कौन कौन से महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होते हैं। ये तमाम प्रकार की छोटी छोटी परिपाटियों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और लिखूँ ना, आप लोगों का समय अधिक जाए, इसलिए लिखने का सिलसिला हटा करके मैं लिख करके तब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत लोग ऐसे बताते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मैं पूरा लिख दिया हूँ। अब आपको केवल समझना है। 5 मिनट के अपने वक्तव्य में मैं आज आप लोगों को पर सवर्ण संधि आसान करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए लिखा है पर सवर्ण। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये पर सवर्ण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है। तो हम थोड़ा सा पूर्वाग्रह अर्थात पूर्वानुमान लगाएं। तो आप लोगों थोड़ा पीछे ले चलके मैं पूछता हूं प्रश्न, आप लोग बताइएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप क्या बताएंगे? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और एक बात, जब आप लोग संधि कहेंगे ना तो संधि संधि ना कहना, संधि कहना। क्यों? क्योंकि उसमें छोटी ई लगी है, और जहाँ छोटी ई रहती है, छोटा ऊ रहता है, वहाँ थोड़ा सा हल्के में बोला जाता है। यश कुमार हचके में है ना, उसको थोड़ा जो है कि धीरे स्लोली मोशन में बोलते हैं, हल्के से। और जब बड़ी होता है तो जैसे लड़की है, लड़की ना, लड़की कह रहे हैं तो उसमें देखिए क में बड़ी है, इसलिए क्या कहे, लड़की कहे। और छोटी लगाई दे तब लड़की कहब, याद रखना। अब आप ध्यान दीजिएगा, पर सवर्ण संधि व्यंजन संधि का ही एक, अच्छा हाँ ये बता रहे, ध्यान समझना। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आप लोग जितने भी प्रकार थे उसको पढ़ाया जा चुका है। अब जब आया व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में आपने स्तुत्व संधि पढ़ा, स्तुत्व संधि पढ़ा, झलाम जसो अंत्य पढ़ा, मोनुस्वार पढ़ा। तत्पश्चात अब इसी व्यंजन संधि में एक व्यंजन संधि का नाम क्या है, पर सवर्ण संधि। क्या नाम है? पर सवर्ण संधि होता क्या है, इसको जानने के पहले आप यह जान ले, पर सवर्ण संधि जो है व्यंजन संधि का ही एक भाग है। और पर सवर्ण संधि को महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के 4थे खंड के 58वें नंबर के सूत्र में यह दर्शाया गया है। याद रखना, पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पर सवर्ण संधि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का कौन सा सूत्र संख्या है? तो आप क्या बताएंगे? 8 4 58, 8वें अध्याय के 4थे खंड के 58वें नंबर का यह सूत्र पर सवर्ण संधि है। ठीक, अब देखिए पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या होता है, आप याद रखना, आ सकता है परीक्षा में। तो पर सवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। क्या नाम है? हाँ, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अच्छा, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण किसका सूत्र है?
पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या है? अनुस्वार से यही पर सवर्ण। ये हो गया। अब आगे देखिएगा थोड़ा, ये अनुस्वार से यही पर सवर्ण है क्या? या अनुस्वार से यही पर सवर्ण संधि का सूत्र है, ताकि इसका मतलब क्या है? तो देखिए लिखा है अनुस्वारस्य का सबसे पहले मतलब आप समझिएगा, ये एकदम डिफाइन किया हूं, एकदम सरल है। अनुस्वारस्य का मतलब होता है अनुस्वार। अब आप यह जानते हैं अनुस्वार का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अक्षर के ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है, जिसको अंग की मात्रा, म की मात्रा, न की मात्रा से बोध कराते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, कहते ना। तो अनुस्वारस्य का मतलब हो गया, अनुस्वार बोले तो देखा बिंदी, ठीक है, न का बोध करावत है या म का ना, तो अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर ये क्या है? तो अभी आप समझते रहिए। फिर पर सवर्ण, अब आप यही पढ़ रहे हैं ना, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, तो अनुस्वार का मतलब हो गया अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण का मतलब क्या होगा? तो पर सवर्ण का मतलब होता है पर सवर्ण हो जाता है या पर सवर्ण होता है, समझते रहना। फिर यही का मतलब हो जाएगा यय, क्या होगा? यही का मतलब क्या होगा? यय। यह एक क्या है? तो आप क्या बताएंगे? यह एक प्रत्याहार है, ये आप जानते हैं। फिर अब बात फिर देखिए उठी, किसकी बात उठी? तो आप कहेंगे माहेश्वर सूत्र की बात। माहेश्वर सूत्र सबको याद है? याद है ना? कई होते हैं? 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र को किस नाम जानते हैं? बताइए। शिव सूत्र के नाम जानते हैं, प्रत्याहार सूत्र के नाम जानते हैं, जानते हैं ना, पाणिनि सूत्र के नाम जानते हैं, बहुत सही। अब माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पहला है अयुण, ऋलृक, एओं, ऐऔच, हैवरट, लड़, यमंगणनम, झभय, गणदस, जबगणदस, ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ट, तव, कपय, ससर, हल। कितने हुए? 14। अगर आपसे पूछे महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र में या माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन अगर पूछा जाए महर्षि पाणिनि के सूत्र माहेश्वर सूत्र के अनुसार मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 5। कौन कौन? आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री और री, ये 5 मूल स्वर होते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण सूत्रों को, संपूर्ण स्वरों को जाना जाए तो क्या बताएंगे? आ से लेकर के च तक। माने महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र के, ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों में से पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र के अंत तक जितने भी वर्ण आते हैं, इस संज्ञक वर्णों को छोड़ करके वे 9 स्वर होते हैं। 9 अक्षर क्या होते हैं? स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ड़ को तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वही संज्ञक है। रील, रिक में से क हटा देंगे तो आ, ई, उ, रील, री 5 हुए, ये मूल हुए। फिर उसके बाद ए, ओंग का ए, ओ, आय, औच का आय और आओ, तो 5 और 4 कितने हुए? 9। कुल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 5। तो अगर आज पूछा जाए माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो बहुत ध्यान से देखना है, कुल पूछा है कि मूल पूछा है। अगर कुल पूछेगा तो आप बताएंगे 9, मूल पूछेगा तो आप बताएंगे 5। और अगर पूछा जाए महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी नहीं, माहेश्वर सूत्र के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 33 व्यंजन हैं। कितने हैं? 33। हैवरट के ह से लेकर के हल के ल तक। हालांकि इसमें हैवरट का ह 1 और हल का ह 2, अगर दोनों को हम काउंट कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 33 की जगह कितने व्यंजन निकल जाएंगे? 34 व्यंजन निकल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर एक काउंट करेंगे, जैसा कि लोगों का मानना है, जनश्रुतियों का मानना है, पाणिनि का मानना है, एक का ही वर्ण काउंट किया जाएगा तो कितने होंगे? 33 व्यंजन होंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 33 ना देकर के केवल 34 दिया रहे तो आपको घबराना, कितना लगाना है? 34 लगाना है। समझ में आया? यस सर। चलिए, एक हमारे यहाँ के महान संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं
ध्यान दीजिएगा, महान संस्कृत के धुरंधर हमारे यहीं इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। क्या नाम है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने एक किताब लिखा था संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। ठीक है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका किताब जो उन्होंने लिखा है व्याकरण हिंदी में पूरा, अगर उसके अनुसार पूछा जाएगा तो व्यंजनों की संख्या आप 33 नहीं बताएंगे बल्कि 34 बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है 34, लेकिन पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33। इतना समझ में आया? अब देखिएगा, तो अनुस्वार से का मतलब हो गया अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण का मतलब पर सवर्ण हो जाता। अब ये पर सवर्ण क्या होता है अभी बताया जाएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लिखा है थोड़ा सा और यहाँ देखते हैं यही, तो यह प्रत्याहार आप जानते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए हमें दो वर्णों का इस्तेमाल करना होता है। प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है? तो माहेश्वर सूत्र कुल कितने हैं? 14 हैं। 14 माहेश्वर सूत्र है, उसके इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14 इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, हालांकि लड़ का जो अ होता है उसको अगर काउंट कर लेंगे तो 15 इत संज्ञक वर्ण माने जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं इत संज्ञक वर्ण? 14 वर्ण। तो 14 इत संज्ञक वर्ण जैसे आयुण का ड़, ऋलृ का क ना, ए ओंग का अंग और आय औच का च, हैवरट का ट, तो ऐसे ऐसे करके कुल कितने हुए? हल के ल 14 इत संज्ञक वर्ण हुए। तो जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इत संज्ञक वर्ण को लास्ट वाले में लिखेंगे। कहने का मतलब यह है प्रत्याहार बनाते समय दो अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला अक्षर छोड़ करके जो बाद वाला अक्षर होता है, बाद वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा इस संज्ञक वर्ण में ही जुड़ा रहता है, लेकिन उसके पहले वाला जो वर्ण होता है वो बीच में से भी आ सकता है और पहले से भी आ सकता है। तो यह प्रत्याहार बनाने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है। यह प्रत्याहार का जो अंतिम वाला यह है, दो यह है ना, यह, तो जो अंतिम वाला यह है ध्यान देना, वो अंतिम वाला यह इस संज्ञक का हो गया यह। अब खोजिए आप यह कहाँ है, तो आप बताएंगे आयुड री री के होंगे अयोच हैवरट लड़ यमंगड़नम जभय गड़दस जब गड़दस ख फ छ ठ थ चट त क प य, पा गए यह। अब देखिए ये यह समझ में आया? और ये यह है, यह पहले वाला यह हमेशा अंतिम में नहीं मिलेगा बल्कि पहले मिलेगा एकदम, या तो बीच में कहीं आएगा। तो आयुड़ ऋलृ ए ओंग आय औच ह यह मिला कि नहीं? तो यह हयवरट के यह से लेकर के कपय के यह तक जितने भी वर्ण आएंगे वे यही प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब समझ में आए नहीं? अब आइए देखते हैं। तो यही का मतलब हो गया यही प्रत्याहार का वर्ण बाद में आए, यही प्रत्याहार का वर्ण बाद में आए। फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। सूत्र का अर्थ जैसे ही आपको क्लियर हुआ आप सब समझ जाएंगे। देखिए लिखा है अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए। अब यहाँ देखिए क्लियर हो गया। इसका अनुस्वार से क्या था? अनुस्वार के स्थान पर ना, तो यहाँ बताया जा रहा अनुस्वार के बाद का मतलब आप तुरंत समझ गए क्या? पहले शब्द के अंतिम में, पहले शब्द के भाई संधि करें। संधि का मतलब क्या होता है? देखो संधि जब हम कहेंगे संधि तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, जुड़ जाएगा। संधि का मतलब क्या होगा? जोड़। लेकिन जैसे कहेंगे विच्छेद तो अलग हो जाएगा ना। तो जब जोड़ते हैं हम तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर लेते हैं और दूसरे शब्द का बोलो पहला लेते हैं। तो अपदांत अनुस्वार के बाद माने पहले शब्द के अंतिम में क्या आ जाए? कहो ना, अनुस्वार। क्या आएगा? अनुस्वार। पहले शब्द के अंतिम में अगर अनुस्वार आ जाए और क्या कहा जा रहा है आगे? के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए, यदि यही प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए, पहले शब्द के अंतिम में क्या आया? अनुस्वार आया। दूसरे शब्द के पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब समझ में आया? अब देखिए यहाँ आप ऐसे ही मान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि यही प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप तत्काल में जवाब क्या देंगे?
ये बताएंगे कि यह कपय हायवरट के यह से लेकर के कपय के यह तक, ऐसे नहीं बताना है। ऐसे भी बता सकते हैं और सस्ता बता सकते हैं। क्या कह दीजिए कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग जितने भी व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों में स और ह, क्या स और ह को छोड़ करके बाकी जीते, ह माने जो लास्ट वाला हल है उसका ह, तो स को छोड़ करके जितने भी व्यंजन होते हैं सब किस में आते हैं? सीधा आप क्या बताएंगे? व्यंजन में आते हैं। अरे भाई हायवरट का ह काट दिए और हल का ह काट दिए और कपय के बाद स कट गया। अब स ह के बाद जितने भी व्यंजन आए सब किस में गए? कह दीजिए किस में गए? यही प्रत्यय। अब समझ में आया? चलिए अब आप थोड़ा पर सवर्ण संधि का मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताइएगा। इतना आप लोग जाने कि यही पर सवर्ण संधि में क्या होता है, तो क्या बताएंगे? पहले शब्द के अंतिम में अगर अनुस्वार आ जाए और दूसरे शब्द के पहले में कोई भी यही प्रत्याहार का वर्ण आएगा, देखना आएगा, देखा लिखा बा प्रत्याहार कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर यह निकल करके सामने आया, ये पर सवर्ण क्या होता है, ध्यान समझना। अब पर सवर्ण क्या होता है यहाँ लिखा गया है, लिखा है परस्य सवर्ण पर सवर्ण, परस्य सवर्ण पर सवर्ण, अर्थात पर सवर्ण का अर्थ यह है कि पर माने क्या होता है? बाद में जो वर्ण है उसी सवर्णियों में से आदेश होगा। अब भी नहीं समझ में आया? अब देखिए कह रहे हैं बाद का जो कोई भी वर्ण है उसी पर सवर्णियों में आदेश होगा। थोड़ा आप यहाँ पे समझिएगा अर्थात में क्या कहना चाहते हैं। देखिए लिखा है कि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, अनुस्वार। अब एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे देखिए लिखा है कुन धन थीता, क्या लिखा है? कुन धन थीता, मिला कुन धन थीता। अब कह रहे हैं कि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा, तो अनुस्वार के बाद देखिए ये ट वर्ग का व्यंजन आया है। कौन से वर्ग का आया है? ट वर्ग का व्यंजन क्या है? ठ है ना। ट वर्ग माने ट ठ ड ढ अड़। ध्यान से समझा या लिखे है पूरा, घबराने वाली बात नहीं करें। अनुस्वार के बाद का मतलब क्या समझे? पहले शब्द का विपिन समझ आ रहा है, पहले शब्द का अंतिम अगर अनुस्वार आए उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा होता है? पंचम वर्ण हो जाता है। अब एक थोड़ा सा और डिफाइन करा एकदम सस्ते में, जितना लपुझन्ना लिखे है एक और शॉर्टकट में बताओ थे। यदि पहले एकदम सस्ता हुआ परिभाषा, यदि पहले शब्द के अंत में अगर अनुस्वार आ जाए और अनुस्वार के आने के बाद अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर यही प्रत्याहार का कोई वर्ण हो ना, तो उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। समझ गया? आप देखा यहाँ लिखा हुआ का कुंधन थीता। अब देखिएगा कु लिख दिए। अब ये देखिए क्या आया? ठ आया। तो ठ किस वर्ग का है? कह लीजिए ट वर्ग का है। तो ट वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होगा? क्या होगा? अड़ होगा। कहाँ होगा? तो आप कहेंगे अनुस्वार का होगा। अनुस्वार का क्या हो जाएगा? अड़ हो जाएगा। अब देखा भैया आधा रहा नहीं, अब यहाँ पे क्या हो गया? कुंठिता बना। बना कि नहीं बना? अब आगे थोड़ा सा और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए लिखा है संति, क्या लिखा है? स धन ती, स के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद देखिए त आया है। त कोई वर्ग है, कौन सा वर्ग है? कह लीजिए त वर्ग है। ये पहली बात। दूसरी बात आप यह जानते हैं यह त जो है यही प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं? आयवरट लड़िया मंगड़नम जबय घटदस जब घटदस ख फ छ ठ थ च ट त आ गया। तो कह रहे यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उसका परसवर्ण उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो स देख लिखागा
और यहाँ पे क्या बना दिए न। ये त का अंतिम अक्षर क्या था न हुआ, आया नहीं। ये देखा, यही प्रत्याहार का पूरा वर्ण यहाँ पे लिखा गया है आपको समझने के लिए, इतने आते हैं। और इसमें देखिए एक है स, एक है स, एक है स और दो तीसरा है ह। यही वर्ण छोड़ करके बाकी सब व्यंजन इसमें घुस गए। अब समझ में आए नहीं? आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बना दिया हूँ पूर्व वर्ण। पूर्व वर्ण का मतलब क्या था? पहले शब्द का अंतिम अक्षर अनुस्वार हुआ। ये देखिए अनुस्वार। अब कर रहे पर वर्ण। पर वर्ण माने यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ठीक, तो देखिए अनुस्वार के बाद कोई वर्ग वाला अक्षर आएगा तो अनुस्वार किस में जाएगा? कह दीजिए अंतिम में। देख रहे हैं ना? ये च वर्ग का अंतिम क्या होता है? क वर्ग का अंतिम क्या होता है? ट वर्ग का अंतिम क्या होता है? त वर्ग का अंतिम और प वर्ग का अंतिम व होता है। अब समझ में आ रहा है कुछ की नहीं? जैसे कह दिया गया, क्या देखिए लिखा है अंग धन कीत। क्या लिखा गया? अंग धन कीत। तब देखिए ये क्या है? क्या है? ये स्वर है। और पूछा क्या गया है? बताओ, पूछा क्या गया है? हाँ, यदि प्रथम शब्द के अंत में अगर कोई क्या जाए? अनुस्वार आ जाए और उसके बाद कोई व्यंजन आता है, स स स ह को कोई व्यंजन आता है, तो अ के ऊपर का अनुस्वार उस पहले दूसरे शब्द के पहले वाले अक्षर का पांचवा हो जाएगा। तो क का पांचवा क्या होगा? बोलिएगा। अंग लिखने के बाद क लिखे, यहाँ पे अंकित बन गया। आप समझ में आए नहीं? ये है आपका अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ये ग्राफ समझ में आए नहीं? ये ग्राफ देखिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको मिटा करके कुछ और आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। कपड़ा नहीं है क्या? कपड़ा लेके ही तो देखिए साम धनता, दो चार एग्जांपल और बता दे रहे हैं, 2 मिनट का है। साम धनता है और गंधनता है। और पढ़ क्या रहे हैं आप? पर सवर्ण संधि। सूत्र क्या है? अनुस्वार से यही पर सवर्ण का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे अनुस्वार के बाद अगर यही प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। अब देखा सा के ऊपर अनुस्वार था कि नहीं था? और उसके बाद त वर्ग है, त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होगा? न होगा। होगा कि नहीं होगा? ये होगा। उधर त हो गया। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ कर दिए और ये हो गया त, शांता हो गया। सरल हुआ नहीं? दूसरा देखिए गंधनता। ये देखिए ग हो गया और अनुस्वार का न क्यों होगा? क्योंकि आगे त वर्ग है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गंता। समझ में आया? अनुस्वार हाँ, अनुस्वार का ध्यान देना, अनुस्वार का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाना ही पर सवर्ण संधि कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जितने एग्जाम्पल हैं आप लोग किताब में देख करके अपना नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से कक्षा 10 के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए। और बाकी हर एक परीक्षा में ये संधि आएगी। सरल हुआ ना?